जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका द्वारा MMRCA टेंडर को हासिल करने के लिए बोइंग के 2 एयरक्राफ्ट और लॉकहीड मार्टिन की तरफ से 1 एयरक्राफ्ट का पेशकश भारत को किया गया है। पर अब बोइंग कंपनी की तरफ से FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को लेके भारत के सामने और एक दावा कर दिया गया है। इस दावे के मुताबिक बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट के ट्विन सीटेड वर्जन अनमैन एरियल व्हीकल और हेलीकॉप्टरों के साथ लिंक कर सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को FA-18 सुपर हॉर्नेट को लेकर किया गया इन दावों के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के दूसरे और सबसे आखिरी हिस्से में टर्की द्वारा बनाए जाने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, बोइंग कंपनी की तरफ से भारत के नेवी के लिए FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया और अब बोइंग द्वारा इन एयरक्राफ्टों के ट्विन सेटेड वर्जनों को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये इंडियन नेवी में इस्तेमाल होने वाले अनमैन एरियल व्हीकल MS-60R मैरीटाइम हेलीकॉप्टर और P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है और इससे ऑपरेशन का कैपेबिलिटी और मजबूत हो जाएगा। इवन दोस्तों, बोइंग के उच्च अधिकारियों की तरफ से ये भी कहा गया है कि नया ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों में ब्लॉक 2 वर्जनों के तुलना में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है और साथ में ये इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी काफी सुइटेबल है। दोस्तों, उनके बयान के मुताबिक इंडिया में बने हुए ड्रोन या इंडिया द्वारा अमेरिका से हाल ही में हासिल किया हुआ ड्रोन के साथ ये एयरक्राफ्ट आसानी से कनेक्ट हो सकता है, जिससे किसी भी ऑपरेशन के दरमियान ड्रोन से लिया गया इंफॉर्मेशन के मदद से इन एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटी को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। जबकि आप सब लोगों को पता ही होगा कि नेवी के कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए इंडिया द्वारा अमेरिका से कई सारे अत्याधुनिक हथियारों को परचेज किया जा रहा है, जैसे कि P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट और MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर। इन दोनों हथियारों को ही समुद्र के अंदर दुश्मन के ऊपर नजर रखने वाले बेहतरीन हथियार के तहत देखा जा रहा है। P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों के द्वारा तो ऑलरेडी इंडियन नेवी कई बार इंडियन नेवी चाइनीज जहाजों को इंडियन ओशन के अंदर डिटेक्ट भी कर चुका है और ट्रैक भी कर चुका है। और दोस्तों, अगर अमेरिका द्वारा अब FA-18 सुपर हॉर्नेट को लेकर इन दावों को किया जा रहा है तो इसका मतलब P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों के द्वारा इंडियन ओशन के अंदर दुश्मन के जहाजों के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन हासिल किया जाएगा उसका इस्तेमाल करके एयरक्राफ्ट कैरियरों से ऑपरेट होने वाले इन एयरक्राफ्टों के द्वारा दुश्मन के ऊपर कड़ा प्रहार किया जा सकता है। इवन हाल फिलहाल में इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियरों में इस्तेमाल करने के लिए बोइंग द्वारा FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों में कुछ बदलाव भी किया गया है और उसके बाद शोरवेस फैसिलिटी के द्वारा स्की जंप रैंप के सहारे इसका इस्तेमाल भी किया गया। इन टेस्टों के बाद बोइंग द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट आसानी से इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है। बोइंग इन दावों के द्वारा इंडियन नेवी के 57 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को हासिल करना चाहता है, जिसे हाल फिलहाल में घटा के 36 किया गया है। और नेवी के द्वारा हाल ही में यह भी जानकारी दिया गया था कि इन एयरक्राफ्टों को परचेज करने के लिए नेवी एयरफोर्स के साथ अपने टेंडर को मर्ज भी कर सकता है। दोस्तों, ऐसे मौके में बोइंग द्वारा इंडिया के $multi-billion के डीलों को हासिल करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों के द्वारा हो या फिर F-15EX एयरक्राफ्टों के द्वारा हो। एरो इंडिया बोइंग के लिए ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म बनाता है जहां पे अपने प्रोडक्टों को इंडियन मार्केटों के लिए सुइटेबल करार दिया जाए। इवन बोइंग के द्वारा यह भी कहा गया है कि इन एयरक्राफ्टों को भारत को बेचने के लिए कई सारे कंपनियों के साथ बोइंग द्वारा हाल ही में बातचीत भी हुआ है। दोस्तों, बोइंग की तरफ से एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन और एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले कुछ नया फीचरों का भी खुलासा हाल फिलहाल में किया गया। सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों के मॉडर्नाइजेशन में बोइंग द्वारा इसमें एडवांस कॉकपिट का भी इस्तेमाल किया गया है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड टारगेटिंग प्रोसेस नेटवर्क का भी इस्तेमाल करने का बात कहा गया है। असल में ये एक मिशन कंप्यूटर है जो टारगेट को डिटेक्ट और उसके ऊपर हमला करने के लिए सही इंफॉर्मेशन को हासिल करके उसे प्रोसेस भी करता है। जबकि इसके अलावा टैक्टिकल टारगेटिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजी, डेटा लिंक, लो रडार क्रॉस सेक्शन जैसे फीचरों को भी इन एयरक्राफ्टों में लाया गया। जबकि इसके अलावा बोइंग द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के एयरफ्रेम के सर्विस लाइफ को भी पहले के तुलना में उन्नत किया गया है। पहले जहां पे इन एयरक्राफ्टों के सर्विस लाइफ 6000 घंटा था, वहां पे इसे बढ़ा के अब 10,000 घंटा तक किया गया है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं टर्की द्वारा बनाए जाने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि पिछले साल टर्की द्वारा अपना पहला इंडिजिनियस लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक या फिर हेलीकॉप्टर कैरियर को लॉन्च किया गया था और अब एक न्यूज में खुलासा किया जा रहा है कि संभावित टर्की अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर को यूके के मदद से बना सकता है। मिडिल ईस्ट के एक न्यूज एजेंसी के द्वारा 3 तारीख के दिन एक रिपोर्ट में जानकारी दिया गया कि पिछले साल टर्की के तरफ से यूके के साथ एक पुराना या नया एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके बातचीत किया जा रहा था। उस समय दावा यह भी किया गया कि संभावित टर्की यूके के साथ मिलकर एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बना सकता है और संभावित ये एयरक्राफ्ट कैरियर क्वीन एलिजाबेथ क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन पे होगा। पर अब खुलासा किया गया है कि टर्की अपना पहला इंडिजिनियस
इंजीनियर्स एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने ही बलबूते पे बनाएगा। दोस्तों उस न्यूज रिपोर्ट में यह भी जानकारी दिया गया है कि यूके के साथ जब टर्की एयरक्राफ्ट कैरियरों को लेकर बातचीत कर रहा था तब यूके द्वारा टर्की को एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन बेचने का ऑफर भी किया गया और साथ में टेक्निकल सपोर्ट देने का बात भी किया गया। पर दोस्तों कुछ यूके बेस्ड एजेंसीज के तरफ से इन बातों को खारिज किया गया और कहा गया कि चर्चा के दरमियान यूके की तरफ से ऐसा कोई भी बातों का जिक्र नहीं किया गया। पर पिछले साल घटे हुए घटना के बाद इस साल टर्की अपने ही दम पे एयरक्राफ्ट कैरियर कंस्ट्रक्शन करने का बात को आगे ला रहा है। 2020 में टर्की और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ था और इसी वजह से कई सारे जगहों में ये भी चर्चा किया जा रहा है कि संभावित ये रिपोर्ट सही भी हो सकता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल टर्की की तरफ से TGS एनाडोलू नामक एक एम्फीबियस जहाज का लॉन्चिंग भी किया गया था, जबकि इन जहाजों के अगर कंस्ट्रक्शन के इतिहास को देखें तो टर्की इसे एक लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से ही डिजाइन करना चाहता था। 2015 में टर्की द्वारा जहाज बनाने का डिसीजन लिया गया, जबकि 2016 में इसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। उस समय टर्की एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसे जहाजों के ऊपर F-35V जैसे वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल टर्की करेगा। पर उसके बाद टर्की को सबसे बड़ा झटका अमेरिका से मिला जब अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टर्की को F-35 सप्लाई करने से मना कर दिया गया। दोस्तों TCG एनाडोलू अब फिलहाल एक एम्फीबियस लैंडिंग शिप के रूप में ही रह गया और टर्की इसे एक हेलीकॉप्टर कैरियर के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों चलिए इस जहाज के थोड़ा स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं। TGS एनाडोलू जब पहले बनाने का कॉन्सेप्ट रखा गया था तब इसे 24,660 टन वजनी लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में ही डिजाइन किया जा रहा था, लेकिन फिलहाल ये अब 27,080 टन के लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक कॉन्फ़िगरेशन में ही बनाया जा रहा है। इसका लंबाई 232 मीटर और चौड़ाई करीबन 32 मीटर के आसपास है, जबकि इसका ड्रॉट 7 मीटर के आसपास है और इसमें 5 8000 किलोवाट के मेन डीजल जनरेटर का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों जहाजों में 2 11 मेगावाट के एजिमस थ्रस्टर और 2 1500 किलोवाट के बो थ्रस्टर भी है। जहाज के रफ्तार को लेकर टर्की द्वारा दावा किया जा रहा है कि इसका अधिकतम रफ्तार 39 किलोमीटर पर आवर और अधिकतम रेंज 9000 नॉटिकल माइल के आसपास होगा। जहाजों में 4 लैंडिंग क्राफ्ट मैकेनाइज्ड या फिर 2 लैंडिंग क्राफ्ट एयर कुशन को एकोमोडेट किया जा सकता है। हथियारों के हिसाब से जहाज में 5 25 मिलीमीटर के गन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा 2 क्लोज इन वेपन सिस्टम और एक अमेरिकी मेड रिम 116 रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है। हेलीकॉप्टर विंग को लेके टर्की द्वारा दावा किया जा रहा है कि इसमें 4 टर्की के निर्मित अगस्टा वेस्टलैंड T-129 अटैक हेलीकॉप्टर रखा जा सकता है, जबकि इसके अलावा आइदर 8 यूरोकॉप्टर AS-532 हेलीकॉप्टर या फिर CH-47 हेलीकॉप्टरों को एकोमोडेट किया जा सकता है। जबकि इसके अलावा इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए 2 S-70B सी हॉक हेलीकॉप्टर और अनमैन एरियल व्हीकल के रूप में टर्की द्वारा बनाया हुआ 2 अनमैन एरियल व्हीकलों को डिप्लॉय किया जा सकता है। फिलहाल इस लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक को लेकर कहा जा रहा है कि संभावित इसे इसी साल टर्किश नेवी के हवाले किया जा सकता है, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाले कुछ हथियारों को लेकर अभी भी आशंकाएं है, क्योंकि हाल फिलहाल में टर्की के हरकतों की वजह से कई सारे देश टर्की के ऊपर नाराज है। ऐसे सिचुएशन में टर्की इन हथियारों को किस तरीके से हासिल करेगा वो भी अब टर्की के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।